हमारा ब्रह्मांड इसके जन्म के बाद से ही आश्चर्यजनक चीजों से भरा हुआ है। यहाँ हर समय विनाश और निर्माण चलता ही रहता है। कहीं कोई नई गैलेक्सी बन रही होती है तो कहीं कोई तारा खत्म हो रहा होता है। लेकिन ये काम 13 अरब सालों से लगातार चल रहा है और आगे भी लगातार चलता रहेगा। हमारे इस ब्रह्मांड में हम कहीं किसी कोने में रहते हैं। हमारा घर सौर मंडल के तीसरे ग्रह पृथ्वी पर है। हमारा ये खूबसूरत सा सोलर सिस्टम तारों से भरी एक आकाश गंगा के किसी एक कोने में एक छोटे से पॉइंट जैसी जगह में स्थित है। जिस आकाश गंगा में हमारा ये सोलर सिस्टम है, उस आकाश गंगा को मिल्की वे कहते हैं। ये गोल आकार की है और ये करीब 200 से 300 अरब तारों का समूह है। यही वो जगह है जहाँ तारों का जन्म होता है, जीवन पनपता है। लेकिन हमारी आकाश गंगा इस ब्रह्मांड में अकेली नहीं है। हमारे इस ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। लेकिन इसी के साथ एक सवाल खड़ा होता है कि ये आकाश गंगाएं आई कहां से? कैसे इन आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ और कैसे हमारे सोलर सिस्टम में रहने वाले ग्रहों और हमारे तारे सूरज का निर्माण हुआ? तो इसके लिए हमें ब्रह्मांड के जन्म के समय के पास जाना होगा, जब आज से 13 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक छोटे से पॉइंट पे समाया हुआ था। उस समय अचानक से पता नहीं कैसे इसका आकार बढ़ने लगा और कुछ ही पलों में इसमें एक बड़ा विस्फोट हो गया और देखते ही देखते पता नहीं कहां से हर जगह पर ब्रह्मांड का जन्म हो गया। ब्रह्मांड के जन्म के बाद पूरा ब्रह्मांड आज की तरह इतना सुंदर नहीं था। उस समय ब्रह्मांड में चारों ओर सिर्फ गैस ही गैस भरी हुई थी। ये गैस काफी सघन थी। उसी समय अचानक से एक नई ताकत का जन्म हुआ और वो थी ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्रह्मांड में फैली हुई हाइड्रोजन गैस के परमाणु पास पास आने लगे, क्योंकि ग्रेविटी गैस को एक जगह इकट्ठा करने का काम करती है। लगातार गैस के परमाणु एक दूसरे के पास आने लगे और इससे तापमान काफी ज्यादा बढ़ने लगा। तापमान के साथ साथ ग्रेविटी का मान भी बढ़ता रहा। उसी समय ग्रेविटी और तापमान के 5 करोड़ डिग्री तक एक साथ बढ़ने से हाइड्रोजन के परमाणु ने दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु के साथ मिलकर एक नया हीलियम का परमाणु बना लिया और इस तरह से देखते ही देखते पहले तारे का जन्म हुआ। इस समय पहली बार ब्रह्मांड में किसी तारे का जन्म हुआ था और पूरा ब्रह्मांड तारों से भर गया। चारों ओर विशालकाय और कहीं कहीं आकार में छोटे छोटे तारे टिमटिमाने लगे। वैसे अभी भी ग्रेविटी अपना काम कर रही थी। ये ग्रेविटी ही थी जो दूर दूर तक फैले तारों को एक दूसरे के पास ले आई और देखते ही देखते कुछ लाख सालों के बाद अरबों तारों की एक गोलाकार संरचना बनने लगी और इस तरह से जन्म हुआ पहली आकाश गंगा का। इसी के साथ पहली आकाश गंगा का ही जन्म नहीं हुआ, बल्कि अरबों आकाश गंगाओं का जन्म हो गया। लेकिन हर एक आकाश गंगा की ग्रेविटी बहुत ज्यादा थी। ये किस कारण से थी ये पता नहीं चल पा रहा था। ऐसा लगता था कि आकाश गंगाओं के बीच में कुछ ऐसा है जिससे ग्रेविटी काफी ज्यादा है। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ तो है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। गणना करने और टेलीस्कोप से देखने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि आकाश गंगाओं के बीच बहुत बड़ी खाली जगह है, जिसका द्रव्यमान हमारे सूरज के द्रव्यमान से 40 लाख गुना ज्यादा है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने देखा कि जिस तरह से हमारी धरती और दूसरे ग्रह हमारे सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक वैसे ही सारे तारे आकाश गंगा के केंद्र में नजर नहीं आने वाले विशालकाय और भारी द्रव्यमान के किसी पिंड के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस भारी और अदृश्य पिंड को नाम दिया ब्लैक होल। वैज्ञानिकों ने जब ब्लैक होल की तलाश शुरू की तो उन्हें ये मिल्की वे के सेंटर में मिला और ये वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया पहला और विशालकाय ब्लैक होल था। इसके बाद और आगे बढ़ने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि ऐसा सिर्फ हमारी आकाश गंगा में ही नहीं है, बल्कि हर उस बड़ी आकाश गंगा में ब्लैक होल है, जिसमें अरबों खरबों तारे हैं। ये काफी विशाल है और ऐसा लगता है कि जैसे हर एक आकाश गंगा का संबंध ब्लैक होल से है। तो क्या ये माना जाए कि हमारी आकाश गंगा के निर्माण में इस ब्लैक होल का हाथ है?
अब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या बिना ब्लैक होल के आकाशगंगा का अस्तित्व नहीं है? ये इतना विशाल ब्लैक होल किसी भी आकाशगंगा के सेंटर तक पहुंचा कैसे? क्या ये शुरू से ही इतना बड़ा था या फिर समय गुजरने के साथ ही इसका आकार बढ़ता गया? इसके जवाब में वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि शुरुआत में जन्मे तारों का निर्माण बहुत ही विशाल तारों के रूप में हुआ था और इस वजह से इनके अंदर का हाइड्रोजन ईंधन कुछ करोड़ सालों में ही खत्म हो गया, जिससे इन तारों में विस्फोट हो गया और एक सुपरनोवा तारे के विस्फोट की तरह इसके टुकड़े ब्रह्मांड में बिखर गए। विस्फोट के साथ खत्म हुआ ये तारा एक ब्लैक होल में बदल गया और इस तरह से ब्रह्मांड के पहले ब्लैक होल का जन्म हुआ। जब ये विशालकाय तारा खत्म हुआ था तब किसी न किसी गैलेक्सी का हिस्सा तो जरूर रहा होगा। उस समय इसका आकार काफी छोटा रहा होगा। इनकी खतरनाक ग्रेविटी के कारण ये अपनी चारों ओर की चीजों को लगातार करोड़ों सालों से निगलते रहे और अपना आकार बढ़ाते रहे। ये सिलसिला आज भी जारी है। आज भी आकाशगंगाओं के सेंटर में मिलने वाला ब्लैक होल लगातार अपना आकार आसपास के पिंडों और तारों को निगलते हुए बढ़ा रहा है। लेकिन वैज्ञानिक इस थ्योरी को गलत तो नहीं मानते, लेकिन इसे सही भी नहीं मानते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें इस थ्योरी में अभी और भी बहुत कुछ बदलना बाकी है, क्योंकि ब्रह्मांड के दूर दराज के इलाकों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के जन्म के बाद कुछ ऐसी रोशनियों का पता लगा है जो काफी ज्यादा चमकदार है। ये रोशनी इतनी ज्यादा है कि पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर सकती है, लेकिन ये आज मौजूद नहीं है। ये रोशनी इतनी ज्यादा है कि 10, 20 या 50 आकाश गंगाएं मिलकर भी इतनी रोशनी पैदा नहीं कर सकती है। वैज्ञानिकों के लिए ये रोशनी एक बड़ा सरदर्द बन गई, क्योंकि ये रोशनी तारों के जन्म के पहले से आ रही थी। लेकिन बिना तारों की रोशनी कैसे हो सकती है? इस हिसाब से तो हमारी ये थ्योरी पूरी तरह से ही गलत साबित हो जाती है कि पहले तारे बने और उनके एक साथ मिलने से गैलेक्सी बनी। जब इन गैलेक्सी में कोई बहुत बड़ा तारा खत्म हुआ तो वो ब्लैक होल में बदल गया। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जब वैज्ञानिकों ने इस रोशनी का पता लगाने की कोशिश की तो उनके होश ही उड़ गए। उन्हें पता लगा सबसे पहले बने ब्लैक होल का ये रोशनी एक बहुत ही बड़े ब्लैक होल से आ रही थी। किसी भी ब्लैक होल से रोशनी तब निकलती है जब उसमें बहुत सारा मैटर गिर जाता है। उस मैटर के गिरने के कारण इस तरह की बहुत तेज रोशनी का जन्म होता है। इस रोशनी के बीच स्थित ब्लैक होल का आकार इतना ज्यादा होता है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी आकाशगंगा के सेंटर में मिलने वाला ब्लैक होल हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा बड़ा है, जबकि ब्रह्मांड के शुरुआती पलों में मिले इन ब्लैक होल का आकार तो हमारे ब्लैक होल से भी कई करोड़ अरब गुना ज्यादा बड़ा है। तो इन बड़े विशालकाय ब्लैक होल को वैज्ञानिक क्विज़ार्ड नाम से बुलाते हैं। इस प्रकार इस थ्योरी ने तो एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर हम ये माने कि तारों का जन्म पहले हुआ और उसके बाद सबसे बड़े तारे का ईंधन खत्म होने के बाद ब्लैक होल बने, तो ये क्विज़ार्ड जितने विशाल नहीं हो सकते और ना ही इतनी ज्यादा रोशनी पैदा कर सकते हैं। अगर हम ये माने कि तारों के जन्म से पहले ही ब्लैक होल का जन्म हो गया था, तो फिर से एक सवाल खड़ा होता है कि जब तारों को अपने अंदर निगलने वाला ये दानव पहले बना, तो फिर आकाशगंगाओं का निर्माण कैसे हुआ होगा? कैसे तारे बने होंगे? वैज्ञानिक अभी भी इस बात को सिद्ध नहीं कर पाए हैं कि पहले तारों का जन्म हुआ या फिर ब्लैक होल का। ये बिल्कुल ऐसा सवाल है कि जीवन के शुरुआती पलों में पहले बच्चों ने जन्म लिया या फिर उसे जन्म देने वाले जीव ने। जवाब क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता है। वैज्ञानिक अभी इसी बात की खोज कर ही रहे थे कि उनका सामना फिर से एक हैरत अंगेज ब्रह्मांड की संरचना से हुआ। इस सवाल के जवाब में ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों की खाक छानते वैज्ञानिक पहुंचे एक नई नवेली गैलेक्सी के पास, जिसका अभी अभी ही जन्म हुआ है। ये काफी छोटी है और इसमें अभी तारों का निर्माण हो रहा है। इस नई नवेली गैलेक्सी हेनाइस 210 का अध्ययन इसलिए किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि शुरुआती गैलेक्सी का निर्माण किस तरह से हुआ था और उसमें तारों का निर्माण कैसे होता है। इस हेनाइस 210 गैलेक्सी को हम हमारी गैलेक्सी का ही शुरुआती रूप मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि अपने शुरुआती दौर में
हमारी मिल्की वे गैलेक्सी बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देती होगी। हेनाइस 210 गैलेक्सी काफी छोटी गैलेक्सी है। इसमें बनने वाले तारों की उम्र भी काफी कम है। इसमें बनने वाले तारों का जन्म कुछ लाख साल पहले ही हुआ है। तो अब हम इस गैलेक्सी के केंद्र की ओर चलते हैं और पता लगाते हैं कि इसके केंद्र में क्या हो रहा है। क्या इसके सेंटर में भी एक ब्लैक होल है या नहीं? जब हम इस गैलेक्सी के सेंटर में जाते हैं तो हमें वहां पर एक विशाल ब्लैक होल का पता चलता है। इस ब्लैक होल ने तो वैज्ञानिकों के पहले की सभी थ्योरियों को तोड़ करके रख दिया। यहाँ मिले ब्लैक होल का आकार लगभग हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के ब्लैक होल जितना ही है। इस ब्लैक होल का मास हमारे सूरज से 20 से 30 लाख गुना ज्यादा है। अब आप कह सकते हैं कि इसमें चौंकाने वाली क्या बात है, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि ब्रह्मांड में नजर आने वाली हर बड़ी गैलेक्सी में ब्लैक होल का होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस गैलेक्सी के आंकड़े हमें चौंकाने पर मजबूर करते हैं। इस गैलेक्सी का फैलाव सिर्फ कुछ हजार प्रकाश वर्ष दूर ही है, जबकि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का फैलाव करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष जितना है। जब हेनाइस 210 गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से काफी छोटी है, तो फिर इसके केंद्र में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के ब्लैक होल जितना बड़ा ब्लैक होल आया कहां से? हेनाइस 210 गैलेक्सी में मिला ब्लैक होल काफी विकसित है और ये साबित करता है कि ये ब्लैक होल इस गैलेक्सी के निर्माण से पहले का है। इस खोज से पहले वैज्ञानिक मानते थे कि जैसे जैसे गैलेक्सी का आकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके मास और उसमें स्थित तारों को एकजुट करने के लिए बड़े बड़े ब्लैक होल का निर्माण होता है। लेकिन हेनाइस 210 के आंकड़े तो कुछ और ही बयां कर रहे थे। ये आंकड़े बहुत ज्यादा चौंकाने वाले थे, क्योंकि इन आंकड़ों से तो ये साबित होता है कि किसी भी गैलेक्सी के निर्माण के लिए ब्लैक होल बहुत जरूरी है। इसी समय एक थ्योरी ने और जन्म लिया, इस सवाल का जवाब देने के लिए कि पहले ब्लैक होल बने या तारे। इस थ्योरी को कंप्लीट कोलैप्स कहते हैं। ये थ्योरी कहती है कि जब बिग बैंग हुआ तो हर तरफ गैस ही गैस बिखरी हुई थी। ग्रेविटी के कारण ये गैस सघन होने लगी और इससे गैस के घने सघन बादल बने। ये सघन बादल ग्रेविटी के कारण काफी सघन होने लगे, जिससे गैस के बादलों के बीच का तापमान बढ़ने लगा और उसमें आग लग गई, जिससे यहाँ ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो गई और एक तारे के निर्माण की प्रक्रिया जन्म लेने लगी। आग लगी हुई जगह पर गैस और डस्ट काफी ज्यादा इकट्ठी हो गई और इससे ग्रेविटी का मान बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा। सेंटर में भरी गैस कुचली जाने लगी, इससे ग्रेविटी अनकंट्रोल हो गई और एक तारे के बनने से पहले ही वो एक बड़े ब्लैक होल में बदल गया। इस थ्योरी के अनुसार इस प्रोसेस में कहीं कहीं बड़े बड़े ब्लैक होल का जन्म हुआ तो कहीं कहीं तारों का भी जन्म हुआ। इस कारण से वैज्ञानिकों को शुरुआती ब्रह्मांड के जन्म के समय में चमकदार लाइट के बड़े बड़े ब्लैक होल मिले। हालांकि इस थ्योरी से काफी सवालों के जवाब मिलते हैं, लेकिन ये अभी भी एक थ्योरी ही है। इसके पक्ष में अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। इस थ्योरी के सबूत मिलते उससे पहले ही हेनाइस 210 गैलेक्सी की खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्या ऐसा सिर्फ हेनाइस 210 गैलेक्सी के साथ ही है कि इसके जन्म से पहले ही ब्लैक होल इसके पास है, या फिर ऐसा सभी गैलेक्सीज के साथ है? तो जब शोधकर्ताओं ने ब्रह्मांड में झांकना शुरू किया तो पाया कि हेनाइस 210 अकेली ऐसी गैलेक्सी नहीं है जिसके पास उसके जन्म से पहले का ब्लैक होल है, बल्कि वैज्ञानिकों को यहाँ पर अभी तक 200 से भी ज्यादा ऐसी छोटी छोटी गैलेक्सीज मिल चुकी है जिनका मामला हेनाइस 210 गैलेक्सी जैसा ही है। ये खोज काफी महत्वपूर्ण है और ये खोज इस तरफ इशारा करती है कि गैलेक्सी के बनने से पहले ही ब्लैक होल बने होंगे और बाद में उनके चारों ओर तारों के समूहों ने जुड़कर बड़ी बड़ी या मिल्की वे जैसी गैलेक्सियों का निर्माण किया होगा। इस खोज ने कंप्लीट कोलैप्स की इस थ्योरी की एक बात पर पक्की मुहर लगा दी कि तारों के बनने से पहले ही ब्लैक होल बने थे और उसके बाद ही गैलेक्सीज बनी थी। लेकिन अभी हमें और सबूतों की आवश्यकता है जो ये जवाब दे सके कि ब्लैक होल पहले बने या बाद में, गैलेक्सीज पहले बनी या बाद में। अगर हम इस खोज की माने तो हो सकता है कि हमारे घर यानी कि मिल्की वे के बनने से पहले ही इसके सेंटर में मौजूद ब्लैक होल का जन्म हो चुका था। अगर ये बात सही है तो फिर ब्लैक होल के आसपास का तो सारा मैटर खत्म हो गया होगा और फिर उस जगह पर सिर्फ ब्लैक होल को ही होना चाहिए। तो फिर हमारी इस गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ? हमने आज तक यही पढ़ा है कि ब्लैक होल काले होते हैं और इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि इसमें से प्रकाश भी नहीं गुजर पाता है।
ये अपने भोजन के लिए आसपास के हर मैटर को निगल जाता है और बचता है तो सिर्फ ब्लैक होल। तो अब यहाँ पर हम ब्लैक होल की बात बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले हम किसी पार्टी में घूमकर आते हैं जहाँ पर आपकी पसंद का बहुत सारा खाना बना हुआ है। ये खाना इतना टेस्टी है कि आप बिना अपने पेट और कैपेसिटी का ध्यान रखे ही बहुत सारा खाना खा लेते हैं, और आप इतना खाना खा लेते हैं कि आपके पेट में जगह ही नहीं बचती है और आप आसानी से चल भी नहीं सकते। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप उल्टी कर देते हैं और जो आपने खाना खाया था वो कुछ पचे हुए और कुछ बिना पचे हुए रूप में बाहर आ जाता है। ठीक ऐसा ही शायद अंतरिक्ष में ब्लैक होल के साथ होता है। आज से 13 अरब 60 करोड़ साल पहले एक ब्लैक होल के चारों ओर धूल और गैस का बहुत सारा मैटर चक्कर लगा रहा था। उस ब्लैक होल के चारों ओर घूमते उस मैटर को ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी उसे अपने अंदर समा लेती है। ये ठीक पार्टी में ज्यादा खाना खाने वाले व्यक्ति की तरह बहुत सारा मैटर अपने अंदर ले लेता है, और तब इसके अंदर की ग्रेविटी और तापमान का मान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये ब्लैक होल उसे बाहर उगल देता है। इससे तेज रोशनी बाहर निकलती है और ये रोशनी ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में क्विजार्ड के साथ देखने को मिलती है। ये रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर भी इतनी ज्यादा रोशनी पैदा नहीं कर सकती। तो अभी तक ये ब्लैक होल आसपास की सारी चीजों को अपने अंदर समा रहा था, लेकिन अब इसने उगलना शुरू किया है, और इसी उगलने की क्रिया से शुरू होता है विनाश से निर्माण। शायद इसी तरह से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का भी वजूद अस्तित्व में आया होगा। अब अगर ये बात सही है तो हमें इसके लिए सबूत चाहिए जो ये साबित करे कि ब्लैक होल किसी गैलेक्सी को बना सकता है, लेकिन इसी के साथ हमें इसका भी सबूत चाहिए जो ये सिद्ध करे कि गैलेक्सी में लगातार बनते तारों का कारण भी ब्लैक होल ही है। इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल मिला है जो बिल्कुल अकेला है, और ये किसी भी गैलेक्सी का अंग नहीं है। पृथ्वी से 5 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर मिले एक ब्लैक होल HE 04502958 ने तो कमाल ही कर दिया। इसके चारों ओर गैस और धूल के घने और सघन बादल मौजूद हैं, जिससे इस ब्लैक होल को अपनी खुराक मिल रही है। लेकिन इस ब्लैक होल के चारों ओर तेज रोशनी भी पैदा हो रही है, जिसका कारण है कि ये अपने चारों ओर फैली गैसेस को अपना आहार बना रहा है। लेकिन जब इसका पेट भर जाता है तो ये जरूरत से ज्यादा मैटर को अपने अंदर समा लेता है। तब शुरू होता है इससे जेट। जिस तरीके से किसी जेट इंजन के चलने से उसके पीछे के हिस्से से गर्म गैस की बीम निकलती है, ठीक उसी तरह से इससे भी बीम निकल रही है। ये बीम पास की ही एक गैलेक्सी तक जा रही है, और आंकड़े बताते हैं कि इस गैलेक्सी में तेजी से तारों का निर्माण हो रहा है। ब्लैक होल से निकला ये जेट उस गैलेक्सी को तारों के निर्माण के लिए संसाधन और ईंधन उपलब्ध करवा रहा है। इससे तो यही साबित होता है कि जिसे आज तक हम विनाश के लिए जिम्मेदार समझते थे, वो तो निर्माण भी करता है। जी हाँ, जब ब्लैक होल से निकला ये जेट गैलेक्सी की गैस तक पहुंचता है तो ये वहां पर तेज दबाव और बहुत तेज तापमान क्रिएट करता है, जिससे वहां पर फैली हाइड्रोजन गैस के परमाणु आपस में दूसरे हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ जाते हैं और हीलियम के एक परमाणु का निर्माण करते हैं, और इस तरीके से जन्म होता है एक तारे का। हो सकता है कि ब्लैक होल की इस प्रक्रिया से ही अंतरिक्ष में अधिकतर तारों का जन्म हुआ हो सकता है कि हमारे सूरज का निर्माण भी ब्लैक होल के जेट से निकली ऊर्जा और मटेरियल से ही हुआ हो। हमारी गैलेक्सी में तारों का निर्माण भी इसी तरह से किसी ब्लैक होल के कारण हुआ होगा। तो आज से 13 अरब साल पहले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में इस समय लाखों तारों का निर्माण हो चुका है। अब शुरू होती है तबाही। इस ब्रह्मांड में इस तरह की बनने वाली गैलेक्सी मिल्की वे अकेली नहीं है। इस समय तक लाखों गैलेक्सी अस्तित्व में आ चुकी है। अब ये गैलेक्सीज आपस में एक दूसरे से टकराने लगती हैं। इस टक्कर में ये एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में उसके मास को अपने अंदर खींचती है और अपना आकार बढ़ाती है। ये बिल्कुल समुद्री दुनिया जैसा ही है, जहाँ पर बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को अपना शिकार बना लेती हैं। कुछ ऐसा ही हमारी गैलेक्सी भी करने लगती है और अपने आसपास की गैलेक्सीज को खाने लगती है और लगातार अपना आकार बढ़ाने लगती है। इस समय ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। गैलेक्सी अपने जीवन को बचाने के लिए एक दूसरी गैलेक्सी से टकराकर उसे खत्म कर रही है, और इस लड़ाई में जीत हमेशा बड़ी गैलेक्सी की ही होती है।
ये लड़ाई लाखों सालों तक चलती है और इस तरीके से हर एक गैलेक्सी अपना आकार बढ़ाती जाती है। ये क्रम लाखों सालों से लगातार जारी है और आज भी जारी है। आज भी बड़ी गैलेक्सीज छोटी छोटी गैलेक्सीज को अपनी खुराक बना रही है। ये गैलेक्सीज दूसरी गैलेक्सीज को खाकर नए तारों और अपनी आकृति का निर्माण कर रही है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ब्रह्मांड की बड़ी गैलेक्सीज में शामिल है। इसी कारण जिस जगह पर ये है उस जगह पर इसका बड़ा दबदबा है। मिल्की वे गैलेक्सी अभी भी एक गैलेक्सी को अपना आहार बना रही है। ये सजिटेरियन नाम की गैलेक्सी को अपना आहार बना चुकी है और उसे खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस विनाश से हमारी गैलेक्सी में भी कुछ बदलाव आए हैं, जैसे कि कुछ लाख साल पहले जब सजिटेरियन गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से टकराई होगी, तब इसकी गोल भुजाएं नहीं रही होंगी, लेकिन टक्कर और उसके बाद सजिटेरियन गैलेक्सी के तारों को अपने अंदर मिलाने की कोशिश में इन भुजाओं ने आकार लिया होगा। वैज्ञानिकों की माने तो किसी गैलेक्सी का टकराना भी जीवन की संभावनाओं को जन्म देता है। जब सजिटेरियन गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से टकराई होगी, तब हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में रहा होगा और टक्कर के बाद ये इस गैलेक्सी के केंद्र से दूर आ गया होगा और इसी वजह से हमारा जन्म हुआ है। अगर ये इसके केंद्र में ही रहता तो वहाँ लगातार चलने वाली उथल पुथल, बनते और खत्म होते तारों के कारण कभी भी जीवन की संभावनाएं जन्म नहीं लेती। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी दूसरी गैलेक्सी को खाना हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। इस समय हमारे सौर मंडल और गैलेक्सी के सेंटर के बीच की दूरी 26,000 प्रकाश वर्ष है और ये दूरी अभी भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। किसी गैलेक्सी के सेंटर में मिलने वाला ब्लैक होल तारों के निर्माण को तेज करता है और गैलेक्सी पर नियंत्रण बनाए रखता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक ब्लैक होल जीवन को पनपने के लिए आवश्यक जरूरी स्थितियों को पैदा करता है। लेकिन क्या हर बार ऐसा ही होता है? क्या हर बार ब्लैक होल तारों का निर्माण करके गैलेक्सी का आकार बढ़ाता रहता है? तो इसके जवाब में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अपने जन्म के शुरुआती करोड़ों सालों में मिल्की वे में तारों के बनने की स्पीड बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मिल्की वे तारों का बनना लगभग बंद हो गया है। शुरुआती समय में जिस गति से तारों का निर्माण होता था, अब उस गति से तारों का निर्माण नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी ताकत है जो गैलेक्सी में तारों के निर्माण को रोक रही है? तो यहाँ पर वैज्ञानिकों की अगर हम माने तो इसके पीछे भी हमारे ब्लैक होल का ही हाथ है। ये जिस तरह सितारों को बनाता है, ठीक उसी तरह ये उन्हें बनने से रोकता भी है। ध्यान से देखने पर हमें हमारे ब्लैक होल के चारों ओर बहुत तेज रोशनी नजर आती है, जो इसके चारों ओर बिखरी गैस के कारण होता है। जब ग्रेविटी के कारण गैस बहुत ज्यादा पास आ जाती है तो ये आपस में रगड़ खाने लगती है और इससे उनमें रोशनी पैदा होती है। इस समय बहुत ज्यादा ऊर्जा भी पैदा होती है। इस समय गैसों के आपस में घर्षण से बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है। इस समय यहाँ का तापमान 18 करोड़ डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि हमारे सूरज की सतह के तापमान से 10,000 गुना ज्यादा है। ये तापमान तारों को बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये तापमान पहले से बने किसी तारे को खत्म करने के लिए है। किसी नए तारे में निर्माण के लिए गैस को सघन होना जरूरी है और इसका तापमान इतना होना चाहिए कि दो परमाणु आपस में आसानी से जुड़ जाएं। लेकिन इस समय मिल्की वे परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। इस समय यहाँ का बढ़ा हुआ तापमान किसी भी एंगल से अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रेविटी और तापमान के कारण ब्लैक होल आसपास की गैसों को बहुत दूर भेज देता है और इन्हीं गैसों के कारण तारे बनते हैं। यही कारण है कि इस समय जिस रफ्तार से तारों को बनना चाहिए, उस रफ्तार से नहीं बन रहे हैं। तो ये सूचना हमारे लिए भी किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि नए तारों का निर्माण नहीं होने से हमारी धरती तक भी रेडिएशन आ सकता है और जीवन को खत्म कर सकता है। जब ब्लैक होल अपनी बेशुमार ताकत से गैस के एटम को दूर फेंक देता है, तो ये हमारी धरती तक भी पहुंच सकता है और हो सकता है कि इसकी वजह से मिल्की वे में तारों को नुकसान भी पहुंचने लगे। हो सकता है कि हमसे कुछ प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित कोई तारा इस स्ट्रॉम की चपेट में आ जाए और फिर देखते ही देखते वो खत्म हो जाए। अब उस जगह पर तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, जहां पर रेडिएशन ही रेडिएशन भरा हो, चारों ओर तारों में विस्फोट हो रहा हो और वे लगातार खत्म हो रहे हो।
इस दुनिया में कोई भी अविनाशी नहीं है। हमारा जन्म हुआ है तो एक दिन हमें भी मौत की नींद सोना ही होगा। ये पहाड़, ये जंगल कुछ भी स्थायी नहीं है। हमें ऊर्जा देने वाला सूरज भी एक दिन खत्म हो जाएगा। हमारा चांद भी एक दिन टुकड़ों में बट जाएगा। तो वही हमारा पूरा सौर मंडल भी एक दिन खत्म हो जाएगा। इसी विनाश की इस प्रक्रिया में एक दिन हमारी गैलेक्सी मिल्की वे को भी खत्म होना ही है। इसे भी एक दिन अपनी अंतिम यात्रा को पूरा करना है। तो क्या ये उसकी ही शुरुआत है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसके अंत के समय के बारे में जानने की कोशिश की है और इसके लिए वे इसके शक्ति केंद्र ब्लैक होल पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये काम नासा के न्यू स्टार टेलीस्कोप के द्वारा किया जा रहा है। एक दिन इस टेलीस्कोप ने एक बहुत ही दुर्लभ नजारा पेश किया। इसने दिखाया कि इस गैलेक्सी का ब्लैक होल अभी भी जिंदा है और लगातार काम कर रहा है। ये अभी भी इतना ताकतवर है कि पूरी गैलेक्सी को नियंत्रित कर सकता है। इस टेलीस्कोप से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल रूप में अपना 2/3 जीवन काल को पूरा कर चुकी है और अभी 1/3 जीवन काल इसका बाकी है। विनाश की इस प्रक्रिया में हमारी गैलेक्सी की स्पाइरल भुजाएं सबसे पहले खत्म होंगी। ये विनाश शुरू हो चुका है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के ठीक ऊपर हूबहू हमारी गैलेक्सी के आकार की गैलेक्सी मौजूद है जो लगातार मिल्की वे की ओर बढ़ रही है। दो गैलेक्सी के बीच की ये जंग हमें आकाश में होने वाली आतिशबाजी जैसी दिखाई देती है और अब एक नई जंग शुरू होने वाली है। ये जंग दोनों गैलेक्सी के बीच, विशालकाय ब्लैक होल के बीच होनी है। हमारी गैलेक्सी का निर्माण आज से लगभग 13 अरब साल पहले एक ब्लैक होल के चारों ओर आने वाले तारों के समूह के कारण हुआ था। उसके बाद अपने ही जैसे तारों से भरी गैलेक्सीज को खाने की दौड़ में मिल्की वे ने लाखों गैलेक्सीज को अपने अंदर समा लिया और लगातार बड़ी होती गई। इसके बीच में ब्लैक होल की वजह से लगातार तारों का निर्माण होता रहा और एक दिन इससे सजिटेरियन नाम की गैलेक्सी टकरा जाती है और इससे इसके केंद्र के पास स्थित सूरज को बाहर की ओर धकेल दिया और आज के हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। साथ ही साथ धरती पर जीवन की परिस्थितियों का भी निर्माण हुआ। तो इतनी उथल पुथल होने के बाद हमारी गैलेक्सी की भुजाओं का निर्माण हुआ। शुरू से ही इस उथल पुथल के कारण मिल्की वे का निर्माण हुआ, तो वहीं इस उथल पुथल के कारण पृथ्वी पर जीवन की संभावनाओं ने जन्म लिया। लेकिन इसका भविष्य भी बहुत ही उथल पुथल भरा है। यानी कि हमारी गैलेक्सी आज से 4 से 5 अरब साल बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकराने वाली है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी लगातार हमारी गैलेक्सी की ओर बढ़ती ही जा रही है और भविष्य में इन दोनों के बीच एक बड़ी टक्कर होने वाली है। ये टक्कर ही इसके और हमारे भविष्य को तय करेगी और इस लड़ाई में जिसकी जीत होगी वही इस अंतरिक्ष में राज करेगा। ऐसी टक्कर से भरी अस्तित्व की लड़ाई कोई पहली बार नहीं है, ऐसा लाखों बार हो चुका है। अब आपको लग रहा होगा कि हर बार की तरह इस लड़ाई में भी जीत मिल्की वे की ही होगी, तो आप गलत है, क्योंकि आज से पहले जो भी टक्कर हुई है वे सभी गैलेक्सीज मिल्की वे से काफी छोटी थी। लेकिन पहली बार हमारी गैलेक्सी के आकार की गैलेक्सी से इसका मुकाबला होने वाला है और आंकड़े ये बताते हैं कि दोनों गैलेक्सीज के बीच होने वाली इस टक्कर में किसी की जीत नहीं होगी। जैसे ही एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी के बहुत करीब आ जाएगी तो रात में आसमान का नजारा बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। पूरा आकाश सितारों से भर जाएगा। अभी आकाश में देखने पर हमें मिल्की वे का एक ही हिस्सा नजर आता है, लेकिन तब हमें 2 परत नजर आएंगी। जब कोई 2 गैलेक्सीज आपस में टकराती है तब उनके तारे आपस में नहीं टकराते हैं, लेकिन दोनों गैलेक्सीज में गैस के बादल आपस में जरूर टकरा जाते हैं। बादलों की टक्कर से आकाश में खूबसूरत आतिशबाजी का नजारा होगा और इस टक्कर से नए तारों का भी निर्माण होने लगेगा। दोनों ही गैलेक्सी का खूबसूरत आकार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और मिल्की वे गैलेक्सी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोनों गैलेक्सीज के अंत के बाद एक नए आकार की गैलेक्सी का निर्माण होगा। इस गैलेक्सी का आकार एलिप्टिक होगा, जो कि तारों की एक बॉल जैसी होगी और इस गैलेक्सी का नाम मिल्कोमिना होगा। लेकिन अभी भी दोनों गैलेक्सीज के 2 विशाल ब्लैक होल की टक्कर होना बाकी है। गैलेक्सी के खत्म होने के बाद दोनों ब्लैक होल आपस में एक दूसरे को खत्म करने के लिए दौड़ेंगे और इस दौरान दोनों ही आसपास की गैसों को खाने लगेंगे
और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों ब्लैक होल मिलकर के एक बड़ा और नया ब्लैक होल नहीं बना लेते हैं। तो अब नई गैलेक्सी को एक नया ब्लैक होल मिलेगा, लेकिन 100 खरब सालों के लंबे सफर के बाद गैलेक्सी में बने तारे भी खत्म होने लगेंगे, क्योंकि इनके अंदर का ईंधन खत्म हो चुका होगा, जिससे ये नया ब्लैक होल इस गैलेक्सी को खा जाएगा। हर उस चीज को ये अपने अंदर समा लेगा जो इसकी गैलेक्सी में उपस्थित होगी। अंधेरी दुनिया से शुरू हुआ गैलेक्सी का ये सफर एक बार फिर से अंधेरे में ही खत्म हो जाएगा। सच ही कहते हैं कि जैसी शुरुआत होती है, अंत भी ठीक वैसा ही होता है। इसलिए जब तक खत्म होगी हमारी गैलेक्सी, तब तक लीजिए इसकी सुंदरता का आनंद।